नमस्ते दोस्तों, क्लाइमेक्स टेल्स में आपका स्वागत है। हम सब ने बचपन में कहानियां सुनी होंगी कि पहाड़ों में छिपी झीलों में जलपरियां रहती हैं। लेकिन क्या हो अगर किसी झील में जलपरियां नहीं बल्कि कुछ और ही रहता हो, कुछ ऐसा जो सदियों से पानी के नीचे इंतजार कर रहा हो। आज की कहानी रिया और उसके दोस्तों की है, जो एक अनजाने सफर पर एक ऐसी झील के किनारे पहुंच गए जहां का पानी शांत नहीं बल्कि रूहों से भरा था। अपने दिल की धड़कनों को थाम लीजिए, क्योंकि ये सफर आपको पानी में झांकने से डरा देगा। रिया, आदित्य, मीरा और समीर, हम चारों कॉलेज के दोस्त थे। शहर की गर्मी और शोरगुल से दूर हम सब एक शांत जगह पर पिकनिक मनाने का प्लान बना रहे थे। आदित्य ने बताया कि उसे पहाड़ों में एक ऐसी झील का पता है जो अभी भी लोगों की नजरों से छिपी हुई है। उसने कहा, वहां का पानी इतना साफ है कि तुम अपनी परछाई उसमें साफ देख सकते हो। हम चारों ने अपनी गाड़ी उठाई और उस अनजाने सफर पर निकल पड़े। गूगल मैप्स पर उस झील का कोई नाम नहीं था। आदित्य ने बस पुरानी नक्शों और कुछ स्थानीय कहानियों के आधार पर रास्ता बताया। जैसे जैसे हम शहर से दूर होते गए, सड़कें कच्ची होती गईं और चारों तरफ घना जंगल छा गया। सूरज ढलने लगा था और आसमान में लाल नारंगी रंग बिखर रहे थे। करीब 5 घंटे की ड्राइव के बाद हम एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां आगे कोई रास्ता नहीं था। बस पेड़ों के बीच से एक पतली पगडंडी गुजर रही थी। शायद झील यहीं कहीं होगी, आदित्य ने कहा। हम अपनी गाड़ियों से उतरे और जंगल में पैदल चलने लगे। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और पत्तों की सरसराहट किसी फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। तभी हमें दूर से पानी के टकराने की आवाज सुनाई दी। मिल गई, मीरा खुशी से चिल्लाई। जैसे ही हम पेड़ों के झुरमुट से बाहर निकले, हमारे सामने एक विशाल झील फैली हुई थी। झील का पानी इतना काला था कि उसमें आसमान का कोई अक्स नहीं दिख रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था, बस हवा के झोंकों से पानी में हल्की लहरें उठ रही थीं। झील के किनारे एक बहुत पुराना और टूटा हुआ लकड़ी का मंदिर बना था, जिस पर अजीबो गरीब निशान खुदे हुए थे। कितनी अजीब जगह है, समीर ने कांपते हुए कहा। यहाँ कोई क्यों नहीं आता? रिया को भी अजीब महसूस हो रहा था, पर उसने खुद को शांत किया। चलो, हम यहीं कैंप लगाते हैं। हमने टेंट लगाए और आग जलाई। रात गहराने लगी थी और चांद की रोशनी झील के काले पानी पर चांदी की एक पतली परत बिछा रही थी। आग के चारों ओर बैठे हम सब बातें कर रहे थे। तभी मीरा अचानक चुप हो गई। उसने अपनी उंगली से झील की तरफ इशारा किया। वो क्या है? हम सब ने देखा। झील के बीचों बीच पानी के अंदर से एक हल्की नीली रोशनी चमक रही थी। वो रोशनी धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रही थी। जैसे ही वो पानी की सतह पर पहुंची, हमने देखा कि वो एक औरत का चेहरा था। एक बहुत सुंदर औरत जिसके बाल पानी में तैर रहे थे। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं और वो हमें ही देख रही थी। जलपरी? समीर ने दबी आवाज में कहा। लेकिन जैसे ही वो चेहरा पानी से और ऊपर आया, हमने देखा कि उसकी त्वचा नीली पड़ चुकी थी और उसके होठों पर कोई मुस्कान नहीं थी, बस एक खालीपन था। वो अपनी उंगलियों से हमें अपनी तरफ बुला रही थी। यहां से चलो, रिया चिल्लाई। ये कोई जलपरी नहीं है, ये कुछ और है। लेकिन आदित्य अपनी जगह से नहीं हिला। उसकी आंखें उस नीली रोशनी से चिपक गई थीं। वो धीरे धीरे झील की तरफ बढ़ने लगा, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। आदित्य, रुको! रिया और समीर उसे रोकने के लिए भागे, पर तब तक देर हो चुकी थी। आदित्य झील के किनारे पहुंच चुका था। उस नीली रोशनी वाली औरत ने पानी से अपना एक हाथ बाहर निकाला। उसके हाथ की उंगलियां बहुत लंबी थीं और उसके नाखून किसी मछली के फिन जैसे थे। उसने आदित्य का हाथ पकड़ा। जैसे ही उस औरत ने आदित्य का हाथ पकड़ा, आदित्य के चेहरे पर एक अजीब सी शांति छा गई। उसकी आंखें भी सफेद होने लगीं। वो धीरे धीरे पानी में उतरने लगा। रिया और समीर ने उसे खींचने की कोशिश की, पर उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि वे उसे रोक नहीं पाए। आदित्य पानी में डूबता चला गया। झील का पानी अचानक लाल होने लगा। उस नीली रोशनी वाली औरत ने आदित्य को पानी के अंदर खींच लिया। एक जोरदार छपाक की आवाज आई और फिर सब शांत हो गया। झील का पानी फिर से काला हो गया। हम सब चीखने लगे। हम पागलों की तरह भागकर अपनी गाड़ी की तरफ गए, पर गाड़ी का एक टायर फटा हुआ था। रात गहरा चुकी थी और हम उस अनाम झील के किनारे फंस चुके थे जहां से कोई वापस नहीं आता। आदित्य के गायब होते ही झील का पानी फिर से वैसा ही शांत हो गया, जैसे वहां कुछ हुआ ही न हो। लेकिन हम तीनों के लिए वो सन्नाटा किसी चीख से भी ज्यादा भयानक था। समीर पागलों की तरह झील के किनारे जाकर चिल्लाने लगा, आदित्य, बाहर आओ, ये मजाक बंद करो। पर जवाब में सिर्फ ठंडी हवाओं की साय साय सुनाई दे रही थी। तभी झील के बीच से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज पानी के अंदर घिसट रही हो।
हमने देखा कि पानी के अंदर से कई सफ़ेद हाथ बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। वे हाथ इंसानी थे, पर उनकी खाल गल चुकी थी। भागो, यहां से भागो! रिया ने समीर का हाथ झकझोरा। हम अपनी गाड़ी की तरफ भागे, पर जैसा कि मैंने बताया, गाड़ी का टायर फटा हुआ था। घने अंधेरे जंगल में पैदल भागना मौत को दावत देने जैसा था। तभी मीरा की नज़र उस पुराने लकड़ी के मंदिर पर पड़ी जो झील के ठीक किनारे एक ऊंची चट्टान पर बना था। वहां, उस मंदिर में चलो, वहां शायद हम सुरक्षित रहें, मीरा ने हाँफते हुए कहा। हम तीनों दौड़कर उस मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे। मंदिर बहुत पुराना था, उसकी लकड़ी सड़ चुकी थी और दीवारों पर काई जमी थी। अंदर कदम रखते ही सड़ांध की एक तेज गंध हमारे नथनों से टकराई। मंदिर के बीचों बीच एक अजीब सी मूर्ति थी, आधा इंसान और आधा मछली। उस मूर्ति की आंखों की जगह दो बड़े नीले पत्थर लगे थे जो अंधेरे में चमक रहे थे। समीर ने अपनी टॉर्च कमरे के कोनों में घुमाई। वहां फर्श पर पुराने कपड़े, जूते और कुछ सूखे हुए कंकाल बिखरे पड़े थे। ये देखकर हमारी रूह कांप गई। ये मंदिर कोई पूजा की जगह नहीं, बल्कि एक वधशाला, स्लॉटर हाउस जैसा लग रहा था। रिया को कोने में एक पुरानी, धूल से सनी डायरी मिली। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे और उन पर खून के धब्बे थे। रिया ने उसे पढ़ना शुरू किया। 14 अगस्त 1920। वो झील शांत नहीं है। गांव वाले कहते हैं कि इसमें जल पिशाचिनी का वास है। वो हर 100 साल में जागती है और उसे 4 बलि चाहिए होती हैं। उसने मेरे 3 दोस्तों को ले लिया है। अब मैं अकेला बचा हूं। वो पानी से नहीं डरती, वो तो हमारी परछाई से हमें खींचती है। अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो याद रखें, पानी की तरफ मत देखना, क्योंकि जो आप पानी में देखते हैं वो आपकी परछाई नहीं, वो उसका जाल है। डायरी पढ़ते ही मीरा जोर से चिल्लाई। हमने मुड़कर देखा। मंदिर की लकड़ी की दरारों से वही नीला पानी अंदर रिसने लगा था। वो पानी धीरे धीरे फर्श पर फैल रहा था और उसमें से वही नीली रोशनी निकल रही थी। पानी को मत देखो, अपनी आंखें बंद कर लो, रिया चिल्लाई। लेकिन समीर ने गलती कर दी। उसने फर्श पर फैले उस पानी में अपनी परछाई देख ली। जैसे ही उसकी नज़र पानी पर पड़ी, उसकी परछाई उससे अलग होने लगी। पानी के अंदर से एक गल चुकी आकृति बाहर निकली और उसने समीर के पैरों को जकड़ लिया। बचाओ, रिया, मीरा, ये मुझे खींच रहा है। समीर फर्श पर गिर पड़ा। वो पिशाचिनी अब मंदिर के अंदर ही प्रकट हो गई थी। उसके बाल नागिनों की तरह लहरा रहे थे और उसके दांत आरी की तरह नुकीले थे। उसने समीर को अपनी तरफ खींचा। रिया और मीरा ने समीर के हाथ पकड़े और उसे अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश की, लेकिन उस पिशाचिनी की ताकत रूहानी थी। अचानक मंदिर का दरवाजा जोर से बंद हो गया और पूरी रोशनी बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ समीर की आखिरी चीख सुनाई दी और फिर एक भारी चुप्पी छा गई। जब रिया ने फिर से टॉर्च जलाई तो समीर गायब था। फर्श पर सिर्फ उसका चश्मा पड़ा था जो बीच में से टूटा हुआ था। अब सिर्फ रिया और मीरा बची थीं और वो रात अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। समीर के जाने के बाद मीरा पूरी तरह टूट चुकी थी। वो मंदिर के एक कोने में बैठकर सिसक रही थी। हम यहां से कभी बाहर नहीं जा पाएंगे रिया, वो हम सबको मार देगी। मैं उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरा अपना शरीर डर से पत्थर हो चुका था। तभी मेरी नज़र उस मूर्ति के पीछे वाली दीवार पर पड़ी। वहां एक लकड़ी का पल्ला थोड़ा खुला हुआ था। मैंने टॉर्च की रोशनी वहां डाली। वो एक गुप्त रास्ता था जो नीचे की तरफ जा रहा था। मीरा, देखो, शायद यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता हो। मीरा ने हिचकिचाते हुए हाथ बढ़ाया और हम दोनों उस संकरी सीढ़ी से नीचे उतरने लगे। नीचे उतरते ही सड़ांध की बदबू इतनी तेज हो गई कि हमें अपने मुंह पर रुमाल बांधना पड़ा। वो एक विशाल तहखाना था जो झील के बिल्कुल नीचे बना था। दीवारें गीली थीं और छत से टप टप पानी गिर रहा था। जैसे ही हमने टॉर्च घुमाई, हमारी चीख निकल गई। वहां लकड़ी के खंभों से हजारों इंसानी खालें लटकी हुई थीं जो सदियों पुरानी लग रही थीं, और तहखाने के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पत्थर का कुंड था जिसमें वही नीला पानी उबल रहा था। अचानक मुझे उस कुंड के पास कुछ हलचल दिखी। आदित्य, समीर, मैंने दबी आवाज में पुकारा। वहां जमीन पर आदित्य और समीर पड़े थे। उनके हाथ पैर बंधे हुए थे और उनके शरीर पर काले निशान पड़ चुके थे। वे जिंदा थे, लेकिन उनकी आंखें पथराई हुई थीं, जैसे उनकी रूह निचोड़ ली गई हो। जैसे ही हम उनकी तरफ बढ़े, तहखाने का तापमान अचानक गिर गया। छप छप छप। पानी के कुंड से वही पिशाचिनी बाहर निकली। इस बार उसका रूप और भी डरावना था। उसकी खाल मछलियों की तरह उधड़ रही थी और उसके सिर पर बालों की जगह काले रंग के समुद्री केंचुल रेंग रहे थे। वो हवा में तैरते हुए हमारी तरफ बढ़ी।
तुमने मेरे भोजन को छूने की हिम्मत कैसे की? उसकी आवाज ऐसी थी जैसे हजारों गहरे कुओं से एक साथ गूंज आ रही हो। मीरा पीछे हटी, लेकिन उसका पैर एक पुरानी हड्डी पर पड़ गया। पिशाचिनी ने एक झटके में मीरा का गला अपनी लंबी उंगलियों से पकड़ लिया और उसे हवा में उठा दिया। मीरा छटपटाने लगी, उसका दम घुट रहा था। छोड़ दो उसे। मैंने पास पड़ा एक पुराना त्रिशूल उठाया जो मूर्ति के पास गिरा था। पिशाचिनी जोर से हंसी। ये लोहे के खिलौने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस झील को खून चाहिए और आज रात 4 बलि पूरी होंगी। तभी मुझे उस डायरी की आखिरी बात याद आई, वो हमारी परछाई से हमें खींचती है। मैंने देखा कि पिशाचिनी की खुद की कोई परछाई नहीं थी, लेकिन वो मीरा की परछाई को अपने पैरों से कुचल रही थी। मुझे समझ आ गया कि उसकी शक्ति उस कुंड के पानी और हमारी परछाई के मिलन में है। मैंने अपनी टॉर्च की रोशनी सीधे उस कुंड के पानी पर मारी। तेज रोशनी पड़ते ही पानी में हलचल हुई और पिशाचिनी दर्द से चिल्लाने लगी। रोशनी उसके लिए तेजाब की तरह काम कर रही थी। मीरा, अपनी टॉर्च जलाओ, इसकी आंखों पर मारो, मैंने चिल्लाकर कहा। जैसे ही मीरा ने अपनी टॉर्च जलाई, पिशाचिनी पीछे हटी और उसका हाथ मीरा के गले से ढीला पड़ गया। मीरा जमीन पर गिरकर खांसने लगी। मैंने मौका देखकर आदित्य और समीर की जंजीरें काटने की कोशिश की, लेकिन पिशाचिनी हार मानने वाली नहीं थी। उसने अपनी जादुई शक्ति से तहखाने में रखे पानी के कुंड को उछाल दिया। सारा नीला पानी फर्श पर फैल गया और हमारी टॉर्च की रोशनी उस पानी में परावर्तित होकर कमजोर पड़ने लगी। अचानक तहखाने की दीवारें फटने लगीं और झील का पानी अंदर घुसने लगा। पिशाचिनी अब पानी के साथ और भी ताकतवर हो गई थी। उसने एक तेज लहर छोड़ी जिससे हम सब दूर जा गिरे। अब कोई रोशनी तुम्हें नहीं बचा पाएगी, वो फुसफुसाई। मैंने देखा कि आदित्य और समीर धीरे धीरे उस नीले पानी में डूब रहे थे। तहखाना अब गले तक पानी से भर चुका था। हमें तैरकर ऊपर जाना था, पर पिशाचिनी ने पानी के अंदर हमारे पैर पकड़ लिए थे। पानी अब हमारे कंधों तक आ चुका था। आदित्य और समीर बेहोशी की हालत में पानी के अंदर खींचे जा रहे थे। मीरा डर के मारे जम चुकी थी, लेकिन मुझे पता था कि अगर आज मैंने कुछ नहीं किया तो ये झील हमारी कब्र बन जाएगी। पिशाचिनी हमारे चेहरे के बिल्कुल करीब आ गई। उसकी आंखों के उन नीले पत्थरों में एक अजीब सी भूख थी। तुम्हारी रूह अब इस झील की लहरों का हिस्सा बनेगी, उसकी आवाज पानी के अंदर किसी गूंज की तरह सुनाई दी। तभी मेरी नजर उस त्रिशूल पर पड़ी जो पानी में नीचे गिर गया था, पर वो त्रिशूल साधारण नहीं था। जब उस पर मेरी टॉर्च की बची कुची रोशनी पड़ी तो उसके ऊपर वही निशान चमक रहे थे जो मंदिर की दीवारों पर बने थे। मुझे डायरी की वो बात याद आई, वो पानी से नहीं डरती, वो तो हमारी परछाई से हमें खींचती है। मुझे समझ आया कि पिशाचिनी की शक्ति इस नीले पानी में नहीं, बल्कि उस पत्थर की मूर्ति में है जो ऊपर मंदिर में रखी थी। वो मूर्ति ही इस पिशाचिनी का लंगर, एंकर थी, जिसने उसे इस दुनिया से जोड़ रखा था। मीरा, आदित्य और समीर को पकड़ो, उन्हें डूबने मत देना, मैंने चिल्लाकर कहा और एक लंबी सांस भरकर पानी के अंदर गोता लगा दिया। पानी के अंदर सब कुछ नीला और धुंधला था। पिशाचिनी ने मुझे रोकने के लिए अपने हाथ बढ़ाए, लेकिन मैंने अपनी पूरी ताकत से तैरते हुए उस त्रिशूल को उठा लिया। जैसे ही मैंने उसे छुआ, मुझे एक तेज झटका लगा। वह त्रिशूल बर्फीला था। पिशाचिनी ने मेरे पैर पकड़े और मुझे नीचे खींचने लगी। मेरा दम घुट रहा था, फेफड़े फटने को थे। मैंने अपनी आखिरी ताकत बटोरी और उस त्रिशूल को तहखाने की छत की ओर दे मारा, जहां से मंदिर की मूर्ति का आधार जुड़ा था। धाड़! एक जोरदार धमाका हुआ। जैसे ही त्रिशूल उस पत्थर से टकराया, ऊपर मंदिर की वो मूर्ति चटकने लगी। पिशाचिनी एक भयानक चीख के साथ पीछे हटी। उसकी नीली रोशनी धुंधली पड़ने लगी और उसका शरीर धुएं की तरह पानी में बिखरने लगा। अचानक तहखाने की छत पूरी तरह ढह गई। मंदिर की वो विशाल मूर्ति सीधे उस कुंड के अंदर गिरी। एक विशाल भंवर उठा और उसने पिशाचिनी को अपने अंदर खींच लिया। जैसे ही मूर्ति टूटी, झील का सारा पानी एक जादुई खिंचाव के साथ वापस बाहर की ओर भागने लगा। हम चारों उस पानी के बहाव के साथ बहते हुए मंदिर के खंडहरों से बाहर आ गिरे। बाहर सुबह का पहला उजाला फूट रहा था। सूरज की पहली किरण ने जैसे ही झील के पानी को छुआ, वो नीला रंग गायब हो गया। अब वो पानी किसी साधारण झील की तरह साफ और पारदर्शी था। आदित्य और समीर ने खांसते हुए अपनी आंखें खोली। उनके शरीर के वे काले निशान गायब हो चुके थे। क्या हम बच गए? मीरा ने कांपते हुए पूछा। हम सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। हम जिंदा थे, लेकिन हमारी रूहों पर उस रात के जख्म हमेशा के लिए छप चुके थे। हमने बिना पीछे मुड़े अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ लगा दी। चमत्कारिक रूप से गाड़ी का टायर अब बिल्कुल ठीक था। जब हम उस पहाड़ी रास्ते से नीचे उतर रहे थे,
मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो झील अब पेड़ों के बीच कहीं छिप गई थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे हवा में अभी भी वही फुसफुसाहट गूंज रही थी। हफ्तों बाद जब हम अपने शहर वापस आ गए, आदित्य ने एक दिन मुझे फोन किया। उसकी आवाज बहुत डरी हुई थी। रिया, मैं आज सुबह नहा रहा था। जब मैंने बाथरूम के शीशे में अपनी परछाई देखी तो मेरी परछाई की आंखें सफेद थीं और वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मेरा फोन मेरे हाथ से छूट गया। मुझे समझ आ गया कि हमने पिशाचिनी को मारा नहीं था, हमने बस उसे एक नया घर दे दिया था। वो अब झील में नहीं, वो हमारे अंदर थी। उस रात के बाद से हम चारों में से कोई भी दोबारा कभी पानी के पास नहीं गया। यहां तक कि हम आईने में देखने से भी डरते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उस पार कोई हमारा इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी अनाम झील का श्राप की पूरी दास्तान। क्या आपको यकीन है कि आपकी परछाई आपकी ही है? अगली बार जब आप किसी शांत पानी के पास खड़े हों तो गौर से देखिएगा, कहीं आपकी परछाई आपकी तरफ हाथ तो नहीं बढ़ा रही। अगर ये कहानी आपके रोंगटे खड़े करने में कामयाब रही तो क्लाइमैक्स टेल्स को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सावधान रहें, क्योंकि कुछ श्राप कभी खत्म नहीं होते। भाई, ये था आपकी कहानी का धमाकेदार फिनाले। उम्मीद है आपके YouTube चैनल पे ये खूब धमाल मचाएगी। क्या आप अगली किसी कहानी का प्लॉट सोचना चाहेंगे या इस कहानी का थंबनेल बनाना चाहेंगे?